Pensioners portal about us organizational about pension worth I aggrieved. Circulars forms guidelines national pension system related resources for travel, reservation citizens health services CGHS state government. Pensioners event central pay commission pension calculator. Calculate your pension, gratuity or doctor. Photo gallery. Video gallery contact us feedback terms of use report broken links सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन का संराशीकरण मृत्यु सेवानिवृत्ति उपदान सामान्य भविष्य निधि और प्रोत्साहन राशि अंशदायी भविष्य निधि छुट्टी का नकदीकरण केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना CGHS सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी स्थान पर बसने के लिए यात्रा भत्ता। पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त होता है वह न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। कुटुंब पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी की विधवा अपने पति की 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या 1 वर्ष से पूर्व भी, यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो, मृत्यु होने पर पेंशन पाने की हकदार है। 1 जनवरी 2006 से पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों नामत सेवा के विगत 10 महीनों के दौरान मूल वेतन का औसत या अंतिम मूल वेतन जो भी अधिक हो के आधार पर की जाती है। 10/20 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन जो भी अधिक होगा 50% है। 1 जनवरी 2006 से पूर्व 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के अनुपात में होती थी। उदाहरण के लिए, यदि कुल अर्हक सेवा 30 वर्ष और 4 माह है अर्थात 61 अर्धवर्ष तो पेंशन की गणना निम्नवत की पेंशन राशि R2/6166, जहां R अंतिम 10 माह की अर्हक सेवा की औसत परिलब्धियों से अभिप्रेत है। इस समय न्यूनतम पेंशन 3,500 रु प्रतिमाह है। पेंशन की अधिकतम सीमा भारत सरकार में उच्चतम वेतन वर्तमान में 45,000 रु का 50% प्रतिमाह है। पेंशन मृत्यु के दिन सहित तक देय है। ऊपर पेंशन का संराशीकरण केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को दिनांक 1 जनवरी 1996 से अपने पेंशन के एक भाग के संराशीकरण जो 40% से अधिक न हो के एकमुश्त भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। यदि सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर इस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि 1 वर्ष के बाद इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो उसे विनिर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा। देय एकमुश्त राशि की गणना जन्मांकित आधार पर तैयार की गई संराशि सारणी के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन में से संराशीकृत भाग घटा दिया जाएगा और पेंशन के संराशीकृत राशि प्राप्त होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद संराशीकृत भाग को पुनः जोड़ दिया जाएगा। हालांकि महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन के आधार पर अर्थात संराशीकृत भाग को घटाए बिना की जाती रहेगी। पेंशन के संराशीकृत मान CVP की गणना का सूत्र है CVP = 40% x संराशीकरण गुणांक x12। संराशीकरण गुणांक इस विभाग के दिनांक 2 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन सम 38/3708 PNPWA के अनुलग्नक के रूप में नई तालिका के अनुसार संराशीकरण पूर्ण होने की तिथि की अगली जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होगा। ऊपर मृत्यु सेवानिवृत्ति उपदान ये सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को देय है। एक बार एकमुश्त लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा और सेवा उपदान पेंशन प्राप्त करने की पात्रता अनिवार्य है। पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अवधि सेवानिवृत्ति उपदान की गणना सेवानिवृत्ति से पूर्व मूल मासिक वेतन के 1/4 और आहरित महंगाई भत्तों के योग के आधार पर की जाती है। उपदान धनराशि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति उपदान परिलब्धियों के 16/1/2 गुना देय है, किंतु अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। मृत्यु उपदान ये CPF लाभार्थियों सहित सेवाकाल के दौरान स्थायीवत या अस्थायी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा विधुर को एक बार देय एकमुश्त लाभ है। इसके लिए मृतक कर्मचारी द्वारा कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मृत्यु उपदान की हकदारी निम्नवत है। अर्हक सेवादर 1 वर्ष से कम परिलब्धियों का 2 गुना 1 वर्ष या अधिक किंतु 5 वर्षों से कम परिलब्धियों का 6 गुना 5 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्षों से कम परिलब्धियों का 12 गुना 20 वर्ष या अधिक पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अर्हक सेवा की परिलब्धियों का आधा बशर्ते अधिकतम परिलब्धियों का 33 गुना है। दिनांक 1 जनवरी 2006 से मृत्यु उपदान की अधिकतम धनराशि 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सेवा उपदान यदि सेवानिवृत्ति होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की कुल अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम है तो वह सेवा उपदान पाने का हकदार होगा, पेंशन नहीं। ये देय राशि पूर्ण किए गए प्रत्येक 6 माह की अवधि के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन के आधे के बराबर होगी। इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम धनराशि की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। एक बार एकमुश्त दिया जाने वाला ये भुगतान सेवानिवृत्ति उपदान से अलग है और उसके अतिरिक्त दिया जाता है। अदेयता बेबाकी प्रमाण पत्र जारी किया जाना
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी पर सरकारी आवास का लाइसेंस शुल्क, अग्रिम वेतन एवं भत्तों के अधिभुगतान के रूप में बकाया का आकलन करना होता है और लेखा अधिकारी को सूचित करना होता है, ताकि भुगतान किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान से इनकी वसूली की जा सके। इस प्रयोजन के लिए सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार सामान्य किराया पर आवास बनाए रखने की स्वीकृत अवधि तक लाइसेंस शुल्क का आकलन किया जाता है। इस अवधि के उपरांत लाइसेंस शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की है। यदि किसी कारणवश समय से बकाया का आकलन नहीं किया जा सकता है तो उपदान की 10% राशि रोक ली जाती है। ऊपर सामान्य भविष्य निधि और प्रोत्साहन राशि। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियमावली 1960 के अनुसार 1 वर्ष की निरंतर सेवा के उपरांत सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी पुनः नियुक्त सभी पेंशनभोगी अंशदायी भविष्य निधि के जीए पात्र पेंशनभोगियों को छोड़कर और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस निधि में अंशदान करने के पात्र हैं। अंशदाता की निधि में अंशदान की शुरुआत करते समय निर्धारित प्रपत्र में एक नामांकन करना होता है, जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के उपरांत उस निधि के खाते में जमा देय धनराशि या भुगतान नहीं की गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अंशदाता को अपनी निलंबन की अवधि को छोड़कर भविष्य निधि में मासिक अंशदान करना होता है। अधिवर्षता की तिथि से 3 माह पूर्व भविष्य निधि में अंशदान बंद कर दिया जाता है। न्यूनतम अंशदान की दर अंशदाता की कुल परिलब्धियों का 6% और अधिकतम कुल परिलब्धियों के बराबर होगी। 1 अप्रैल 2009 से सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि है और ये दर सरकारी अधिसूचना के अनुसार बदलती है। किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजना के लिए निधि से अग्रिम निकासी के बारे में नियमावली में उल्लेख किया गया है। जमा आधारित संशोधित बीमा योजना। सामान्य भविष्य निधि नियमावली के तहत अंशदाता की मृत्यु होने पर अंशदाता के खाते में जमा धनराशि को प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्ति को अंशदाता की मृत्यु के ठीक पहले 3 वर्षों की अवधि के दौरान औसत शेष धनराशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते संबंधित नियमों की विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों। उस नियम के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि 60,000 रु से अधिक नहीं होगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अंशदाता द्वारा अपनी मृत्यु के समय न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होनी चाहिए। ऊपर अंशदायी भविष्य निधि। अंशदायी भविष्य निधि नियमावली भारत 1962 राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन किसी भी सेवा के गैर पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है। उस निधि में अंशदान की शुरुआत करते समय अंशदाता को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन करना होता है, जिसमें वह अपनी मृत्यु होने पर 1 या अधिक व्यक्तियों को अपने खाते में जमा राशि देय होने से पूर्व या जिसका भुगतान नहीं किया गया हो की प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। अंशदाता को ड्यूटी पर या विदेश सेवा में रहते हुए मासिक अंशदान करना होता है, किंतु निलंबन की अवधि के दौरान नहीं। अंशदान की दर परिलब्धियों की 10% से कम एवं कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी। अंशदाता के नियोक्ता का अंशदान जमा किया जाएगा और ये 10% है। 1 अप्रैल 2009 से ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से है। इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अंशदायी भविष्य निधि नियमावली की तरह अंशदायी भविष्य निधि नियमावली में भी जमा आधारित संशोधित बीमा योजना का प्रावधान है। ऊपर छुट्टी का नकदीकरण। केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली के तहत छुट्टी के नकदीकरण का लाभ है, पेंशन संबंधी लाभ नहीं। सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित छुट्टी अर्धवेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, बशर्ते यह अधिकतम 300 दिनों का है। छुट्टी के नकदीकरण में विलंब के लिए उस नियमावली के तहत किसी ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं है। ऊपर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना। सेवा के दौरान मासिक अंशदान के एक भाग को बचत निधि में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज देय है। सेवा ग्रहण करते समय सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त योजना के प्रपत्र 4 में कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन करना होता है, जो अंशदाता द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित बचत निधि में भुगतान हेतु स्वीकृति पत्र जारी करेगा और सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद उसके वितरण की व्यवस्था करेगा। इस योजना के तहत किया जाने वाला भुगतान लाभ तालिका के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा समाप्ति के दिन तक के ब्याज का आकलन किया गया है। इस योजना के तहत अंशदाता की मृत्यु होने पर परिवार को बीमा का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान में विलंब के लिए किसी भी ब्याज का भुगतान देय नहीं है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत शामिल केंद्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है। तथापि रेलवे और रक्षा मंत्रालय की स्वयं की स्वतंत्र प्रशासनिक संरचना होने के कारण वहां के पेंशनभोगियों पर उनके संबंधित पेंशन नियम प्रभावित होते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1950 से संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों अन्य प्रतिष्ठान के वर्ग से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारी श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उन लोगों की पेंशन संबंधी मामलों की देखरेख नई पेंशन योजना के तहत वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा की जा रही है, जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2004 को या इसके बाद केंद्र सरकार में कार्यभार ग्रहण किया है।